Students of class 12th. Yesterday we have discussed about the Indian economy of the third chapter. हमने थर्ड चैप्टर को डिस्कस किया हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी द इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये आपके चैप्टर का नाम था। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट आपको मैंने बताया था चैप्टर का, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर मैंने आपको ले गया था। मैं आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर चूँकि हम पढ़े थे तो उसमें क्या सारी चीज़ें थी, ब्रिटिशर्स के एडवेंट से लेके इंडियन पीपल्स की क्या उस समय स्थिति थी। फिर सेकंड चैप्टर में जब हम इंडिपेंडेंट हुए इन द ईयर 1950, तो 1950 से लेके 1990 तक की ऑलमोस्ट स्थिति क्या रही और आखिर ऐसा क्या हुआ, व्हाट वाज द मेजर रीज़न और व्हाट वर सम मेजर इश्यूज़ कि इंडिया को एक नई सेट ऑफ पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी पड़ी। ओके, इंडिया हैड टू सेट अप अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड दे आर कंसिडरेबली कंसिडर एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों की तीनों चीज़ उन्हें क्या करनी पड़ी, कंडक्ट करनी पड़ी थी। समझ में आ रही है बात? तो मैं फिर एक बार आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। ये आपके थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पेज है। इसमें फर्स्ट पैरा में हमने डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, विद हिज कैबिनेट दे हैव प्लान्ड दैट द दे देन उस समय की गवर्नमेंट वर नाइदर रेडी फॉर introducing the capitalist economy nor they were sure for the success of socialist economy. So they have adopted mixed economy which has some features of capitalism also as well as socialism also. Clear है? अभी क्या था कि भारत सरकार जब 1950 में आज़ाद हुई तो इसके बाद इन्होंने पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे रोल्स दे दिए थे, ठीक है। एवरीथिंग वॉज टू बी डिसाइडेड बाई पब्लिक सेक्टर, ना के बराबर आपके प्राइवेट सेक्टर्स थे। यही टाटा, बिरला, कुछ ऐसे ग्रुप थे जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को धीरे धीरे जन्म दे रहे थे, हम कह सकते हैं। बाकी एवरीथिंग वॉज अंडर द पब्लिक सेक्टर। एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, ईच एंड एवरीथिंग वर कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर को इसलिए भारत सरकार ने दी थी कि सोशल वेलफेयर कंट्री में बना रहे, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ऑपरेट करते तो मेजरली दे विल बी वर्किंग फॉर अर्निंग मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट एंड नो डाउट पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन होता। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा तो बढ़िया कि अगर हम पब्लिक सेक्टर को सारी की सारी चीज़ें दे देंगे, if all the responsibilities will be held on the shoulder of government, so less tax has to be paid by the citizens also, and the prices of goods and services will also be less, and there will be true process of development at that time. ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने सोचा था, जो कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन what was its impact? इसका जो है हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि वाई द प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रिविलाइज्ड एट दैट टाइम। तो हुआ क्या कि जैसे अब ये मैंने आपको पेजेस सारे पढ़ाए हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो हाँ जी, ये वाला पेज है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ज़रा सा गलत बोल दिया था, आई थिंक पिछले वीडियो में। इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मैंने बोला था, IBRD को, वेर एज इट्स फुल नेम इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, मेरे को लग रहा है कि मैं इंडस्ट्रियल टर्म यूज़ किया था। तो इस पर हमने डिस्कस किया था कि जैसे आप इस पैराग्राफ को ज़रा सा देखिए, पेज नंबर 39, आप सेकंड पैराग्राफ को देखिए। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यू वेयर वेरी लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। क्या बता रहा है कि उस समय रेवेन्यूज़ जो है बहुत कम थी, लेकिन सरकार को अपने खर्चे मैनेज करने थे, मतलब सरकार को एक्सपेंडिचर करना ही करना था इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। और इसके बाद देखिए दिया है कि मोरओवर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल, मैं पेज नंबर 39 का सेकंड पैरा आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। मोरओवर द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट
sufficiently from international sources such as taxation। मतलब हम टैक्सेशन से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। अच्छा, हुआ क्या था कि भारत सरकार ने अपने टैक्स को नॉर्मल रखा था, चूँकि पब्लिक सेक्टर थी, गवर्नमेंट थी, अभी अभी हमारी सरकार बनी थी 1950, 60, 70, ये कुछ इनिशियल ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट थे इंडिया के, जिसमें भारत सरकार ने टैक्स कम रखा था। लेकिन अगर आप इसके इम्पैक्ट पे जाएंगे तो द इम्पैक्ट वॉज डैट what to say, that less amount of tax was also not paid by the public। तो देखिए क्या दे रहा है आगे, पेज नंबर 40 पे अब हम हैं फर्स्ट पैरा पे। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as social sector and defense, there was need to utilize rest of the revenue in a highly efficient manner। क्या बता रहा है कि भारत सरकार ने पूरी कोशिश की कि देश को अच्छे से चलाया जाए, ठीक है। भारत सरकार ने कोशिश किया कि हम डिफेंस पे और सोशल सेक्टर्स पे वर्क करेंगे, लेकिन इसका इमीडिएटली कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। नाउ द ऑप्शन which was left behind by the government of India was that the remaining revenue has to utilize in such a manner, in such a efficient manner, so that government can earn a major proportion of income। लेकिन ये भी चीज़ें नहीं हुई। इसके बाद देखिए क्या दे रहा है, at times our foreign exchange borrowed from other countries and international institution was spent on meeting consumption needs। Neither was any attempt made to reduce such profligate spending, nor sufficient attention was given to the boost to export for the growing import। क्या दे रहा है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा जो हमने दूसरी कंट्री से लिया हुआ था या हमने कुछ एक्सपोर्ट करके अर्न किया हुआ था, वो सारे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे डेली कंजम्पशन नीड्स पे खर्चे हो गए। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं बचा, तो यानी कि हमारे पास अपना पैसा भी नहीं बचा, फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं बचा, ठीक है। तो क्या हुआ कि और मज़े की बात ये कह सकते हैं कि कोई भी अटेम्प्ट सिंसियरली किसी तरह का कोई अटेम्प्ट ही नहीं मेड किया गया कि हम अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करा पाएंगे। पैरा चेंज, सेकंड पैरा देखिए, पेज नंबर 40। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by large margin that meeting the expenditure through borrowing became unsustainable। क्या दे रहा है कि भैया 1980 के अंतिम तक जाते जाते ये स्थिति हो गई कि सरकार का जो खर्चा था वो रेवेन्यू से इतने ज़्यादा मार्जिन से बढ़ने लगा कि हम बाहर से जो पैसा ले रहे थे वो भी अब सफिशिएंट नहीं था कंट्री के कंजम्पशन पे खर्चा करने को। मतलब इतनी बुरी हालत इंडिया की थी, आप समझ सकते हैं लेट 1980s के दौर में। अब यार कोई भी समस्या होती है तो उसके साथ उसका समाधान आएगा। तो नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज़ टू डू, ये डिसाइड करना था कि सरकार को करना क्या है। तो नाउ इंडिया अप्रोच्ड मेनी कंट्रीज़ फॉर फर्दर लोन, बट नो कंट्री वॉज रेडी, नन ऑफ देम वॉज रेडी टू लेंड लोन टू इंडिया ड्यू टू देयर पास्ट पुअर परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट हैपेंड, अब अभी क्या हुआ कि इंडिया अप्रोच्ड फाइनली टू वर्ल्ड बैंक, that is also known as International Bank for Reconstruction and Development, and another institution which is IMF, International Monetary Fund। दिया हुआ देखो, ये जो ब्लैक हेडिंग्स में दिया होता है ना इंडियन इकोनॉमी में, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इनको अप्रोच किया और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि $7 बिलियन का लोन इन्होंने दिया, बट ऑन अ वन कंडीशन दैट दे हैव टू ओपन देयर इकोनॉमी। इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू लिबरलाइज देयर इकोनॉमी, ठीक है। The restrictions which were laid on the private sector now has to be given much relaxation. So many trade barriers have to be removed so that everything should be globalized, liberalized and privatized। अब मैंने तुम्हें बताया ही था कि भैया मरता क्या नहीं करता। इंडिया हैज़ टू अग्रीड ऑन दोज कंडीशंस ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड फाइनली इंडिया रिसीव्ड $7 बिलियन लोन फ्रॉम IBRD एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, एक कंडीशन उन्होंने रखी थी, एंड द कंडीशन वॉज दैट दे हैव टू लिबरलाइज देयर इकोनॉमी। अच्छा, अभी लिबरलाइज करने के लिए क्या चाहिए था कि तीनों के तीनों सेक्टर्स पे वर्क करना था। किस पे LPG रिफॉर्म लाया गया। उस समय के फिनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका एक बड़ा योगदान माना जाता है ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। अब देखिए यहाँ पेज नंबर 40 पे फोर्थ पैराग्राफ में NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने बताया कि इंडिया ने अडॉप्ट किया। इसके नीचे से बड़े इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, इसको देखिए क्या दिया हुआ है।
कि द थ्रस्ट ऑफ पॉलिसी वॉज टुवार्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म. द सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. कहीं याद से अलग से लिख लीजिएगा कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई, इसे बनाने का मोटिव क्या था कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन करें. अभी क्या है कि हमने आपको मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को कह दिया भारत सरकार कि चलो भैया पब्लिक सेक्टर वर्क करेगी. अभी लेकिन पब्लिक सेक्टर की हालत अच्छी नहीं थी, इन्होंने बहुत रेवेन्यू भी नहीं कमाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा आउटपुट भी नहीं दिया. तो अभी इंटरनेशनल कंपटीशन इंडिया को फेस करना था. और दूसरी ओर क्या था कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, इन सारी चीज़ों को भारत सरकार को रिमूव करना था. इसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दो सेट में आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई. फर्स्ट वाज स्टेबलाइजेशन मेज़र एंड सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल मेज़र. तो दो हेडिंग्स यहाँ से फिर बट रही है, ख्याल करिएगा. हमने क्या पढ़ा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 में इंडिया ने अडॉप्ट किया. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत भारत सरकार को अपनी इकोनॉमी को ओपन करना था. 1950 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी थी. 1990 से लेकर अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी है. ठीक है. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तीन तरह की है: LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भी दो पॉलिसी में पहले बांटा गया. वो था एक स्टेबलाइजेशन मेज़र और दूसरा स्ट्रक्चरल मेज़र. तो अभी इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ठीक है. अभी ये दोनों क्या है ज़रा सा देखते हैं. स्टेबलाइजेशन मेज़र वेर शॉर्ट टर्म मेज़र intended to correct some weakness that have developed in balance of payment and to bring inflation under control. ये स्टेबलाइजेशन मेज़र बेसिकली ये बताता था कि ये हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू करेक्ट द डिफिशियंसी विच हैज़ बिन अकर्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो भी भैया हमारी डिफिशियंसी अकर्ड हो जाती थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको करेक्ट करना था. और दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना था. इन्फ्लेशन समझते हैं, जो वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं. अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है. मैक्रो में पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा मैक्रो में, लेकिन ज़रा सा कंसेप्ट के लिए समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ. मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है, और कनेक्शन का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कितना होता है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट तो इट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर दैट कंट्री. एंड इफ़ import exceeds export so it is generally called unfavorable balance of payment. ठीक है. ये चीज़ें हैं, ज़रा सा बात समझ में आ रही है. तो ये चीज़ें हमने जाना. एंड सेकंड इज़ स्ट्रक्चरल मेज़र. अच्छा, स्ट्रक्चरल मेज़र क्या था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ वर लॉन्ग टर्म मेजर्स aim to improve the efficiency of the economy and increasing its international competition by removing the rigidities in the various segment of the economy. अच्छा, एक डिफरेंस तो यहाँ पे पता चला. क्या? पहला था कि स्टेबलाइजेशन मेज़र में क्या था कि ये शॉर्ट टर्म मेज़र है, स्ट्रक्चरल मेज़र क्या है, लॉन्ग टर्म मेज़र है. तो एक डिफरेंस तो यहीं पे तुमको क्लियर हो रहा है कि एक डिफरेंस है. और दूसरा जो डिफरेंस है कि यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही थी, किसमें? स्टेबलाइजेशन मेज़र में. और यहाँ किस चीज़ को टारगेट कर रहा है कि कितना हम इंटरनेशनल कंपटीशन को इन्हांस कर सकें. ठीक है. और इसे इम्प्रूव कर सके इकोनॉमी की इफ़िशेंसी को, ये स्ट्रक्चरल मेज़र बता रही है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को है बताया है. अच्छा, अब ये दोनों सेट ऑफ पॉलिसी हमने जाना. इसके बाद देखो क्या दे रहा है. द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसी विच फॉल अंडर द 3 हेडिंग्स. 3 हेडिंग दे रहा है, 3 हेड्स दे रहा है. हाँ, पहला हेड है, देखो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 41 पे ऊपर कि गवर्नमेंट ने 3 हेडिंग्स में पूरी की पूरी प्लानिंग्स को इनिशिएट किया. पहला हेडिंग था लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ तक अभी आपने 2 टॉपिक पढ़ा है. देखिए, शॉर्ट में भी पढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की जो एक लाइन्स है इंडियन इकोनॉमी की स्पेशली, ये अपने आप में इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसको समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ से 3 भागों में चैप्टर बट गया है.
एल पढ़ेंगे, फिर पी पढ़ेंगे, फिर जी पढ़ेंगे। अभी लिबरलाइजेशन क्या है, फिर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात होगी। तो जो पहला पैरा है ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ लिबरलाइजेशन का, और इसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखो, लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है उदारवाद। उदार, जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए उदार हैं, ठीक है, तुम्हें मारते पीटते नहीं है ज़्यादा, आप तो बड़े हो गए हो, अब कितना पिटाओगे, तो वो होता है उदारवाद। तो भारत सरकार भी उदारवाद की नीति पे उतरी थी, ठीक है। जैसे कि जितनी भी ट्रेड, जितनी भी व्यापार था, ट्रांसपोर्टेशन था, या हेल्थ एजुकेशन भी कह सकते हैं, मेनली इंडस्ट्रीज़, मेनली मैन्युफैक्चरिंग का एरिया, प्रोडक्शन का एरिया जो था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, पढ़े हो। अब यहाँ से क्या करना था, उसको लिबरलाइज करना था, यानी उसको उदार करना था, उसको फ्लेक्सिबल बनाना था, ये कह सकते हो। उसको उतना रिजिड नहीं रखना था जो इतने सालों में चले आ रहा था। अच्छा, क्योंकि 40 ईयर्स आपने ये देखा कि हमने रिजिड रखा। रिजिड का मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर्स को आने नहीं दिया इंडिया में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर्स को न आने देने का मोटिव इंडियन गवर्नमेंट का तो अच्छा था, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो इम्पैक्ट आया, जो उसका कंक्लूजन आया, वो बेकार हो गया। इंडियन इकोनॉमी के परसेप्शन से कह सकते हो या पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं हम उसे। सो फर्स्ट इज दैट उदारवाद की नीति अपनाई गई, लिबरलाइजेशन वाज अडॉप्टेड। एंड सेकंड थिंग वाज कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा कैसा रहा। तो इसको समझेंगे कि 1980s से पहले या 1990s से पहले किसी भी तरह की कोई मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs का आप जो है कि कह सकते हैं कि ये नहीं देखेंगे कि वो भारत में मोरवर आके परफॉर्म करती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के पॉलिसीज़ के बाद, ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसीज़ के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ का क्या है कि इन्वेंट हो गया इंडिया में। समझ रहे हैं बात। तो ये सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन में है जो हम डिस्कस करेंगे। मैंने तुम्हें अभी एक बस बेसिक क्राइटेरिया बताया। कल से लिबरलाइजेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझेंगे। लिबरलाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है इस आपके चैप्टर में। प्राइवेटाइजेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। और ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 3 टॉपिक्स हो गए। और चौथी चीज़ें जो हमें पढ़ना है वो WTO के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ये 4 चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो लिबरलाइजेशन का मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दिया। आगे अभी ये पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ है, हम यहीं से पेज नंबर 41 से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन पढ़िए, ठीक है।